सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 50वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में तृतीय अध्याय का प्रथम अन्य हम पढ़ रहे हैं। उसमें 66 सूत्र तक कल हो गया था। आज 67 सूत्र से पढ़ेंगे। पृष्ठ संख्या 368 से पाठ चलेगा। कल के पाठ में जिनको पूछना है पूछ सकते हैं। सूत्र संख्या 62, इसमें जो रस पृथ्वी के और पांचवा आकाश, तो पृथ्वी में तो दो ही गुण पाए जाते हैं और मुख्य रूप से तो एक ही गुण मानते हैं, गंध। तो इसमें रस गुण तो पृथ्वी में होता नहीं है, तो इसमें यहाँ पर कैसे सिद्धांति ने कहा है? आज नाश्ते में आपने क्या खाया? कुछ नहीं खाया? क्यों? नाश्ते में क्या बना था? लड्डू बना था। तो लड्डू में जो मिठास है वो पार्थिव द्रव्य है या नहीं? दूध को तो आप भले कह दो उसमें पानी पानी है, लड्डू में जो रस गुण है वो है ना? नहीं, कैसे? लड्डू क्या है? पार्थिव है या नहीं? अलग से डाला गया। वो जो अलग से डाला गया वो क्या है? पार्थिव है या नहीं? आप कहोगे यही तो कह रहे हो, चीनी डाला गया। तो चीनी पार्थिव है या नहीं? और कौन सा बता दो आप? आकाश, वायु, जल, अग्नि, इनमें से कौन सा मानोगे आप चीनी को? 5 ही तो भूत है, तो चीनी को कौन से भूत का मानेंगे? हैं? ठीक है, तो है। तो पृथिव्या, पृथ्वी के, षष्ठी है ना, पृथ्वी के 4 गुण है। कहाँ तक? स्पर्श पर्यंता। 62 सूत्र में ये पूछ रहे थे। तो गंध, रस, रूप, स्पर्श, ये 4 गुण जो है पृथिव्या, पृथ्वी के। ये बात समझ में आ गई? आगे विभक्ति विपरिणाम कौन पूछ रहा था? अब देखो 63वें सूत्र में जो सूत्र पढ़ा है अब तेजो वायु नाम, इसमें कह दिया कि जल का, अग्नि का और वायु का, इनका पूर्वम पूर्वम अपोह्य, पहले पहले को छोड़कर। तो पहला कौन सा? कहां से पहले को छोड़े? तो ऊपर वाले सूत्र से लाओ। ऊपर वाले सूत्र से कौन सा शब्द लाएंगे? कहते स्पर्श पर्यंता। ये जो ऊपर वाले सूत्र में 62 में स्पर्श पर्यंता शब्द पड़ा है उसको यहाँ लाएंगे। तो यहाँ लाएंगे तो प्रथमांत में है, प्रथमा विभक्ति है ना, स्पर्श पर्यंता प्रथमा बहुवचन है, तो ये उसको यहाँ लाएंगे तो पर्यंता ऐसे कैसे करेंगे? तो कहते हैं उसमें विभक्ति बदल दे, स्पर्श पर्यंता नाम। शब्दों को अनुवृत्ति लाएंगे और विभक्ति बदल जाएगी। महावास्य में ये बात बहुत बार आता है कि पहले वाक्य में जो विभक्ति होगी, अनुवृत्ति आने के बाद विभक्ति बदल जाती है। अनुवृत्ति बोलेंगे स्वामी? अनुवृत्ति आएगी, अनुवृत्ति आने के बाद उसकी विभक्ति बदल जाएगी, ये कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो कह रहे कि स्पर्श पर्यंता नाम, यहाँ पर विभक्ति परिणाम कर रहे हैं, तो फिर सबसे पहले जो नाम करेंगे जी 62वें सूत्र में तो पढ़ा स्पर्श पर्यंता जी,
प्रथमा विभक्ति में है, उसको 63वें सूत्र में जब लाएंगे षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है जी। तो स्पर्श पर्यंतों का आप वायु तेजनम पूर्वम पूर्वम अपायो, ये जो स्पर्श पर्यंत इतने सारे गुण हैं उनमें से पूर्वम पूर्वम अपाय, छांटना होता है ना, पहले पहले वाले। हाँ, पहले पहले को उनमें से, तो छांटने अर्थ में षष्ठी। तो स्पर्श पर्यंतों में से एक को हटाएंगे, तो पहले को हटा देंगे, बंद को हटा देंगे, तो रस रूप स्पर्श ये जल के गुण हो जाएंगे। फिर दूसरे को, पहले दूसरे को हटा देंगे तो तेज के गुण रूप और स्पर्श हो जाएंगे। फिर रूप को भी हटा देंगे तो केवल स्पर्श बच जाएगा, वो वायु का गुण है, ऐसे बताया। और आकाश का उत्तर, इन जो विभाग है उनमें से आकाश को उत्तर का मान लेंगे। अंतिम वाला स्पर्श पर्यंतों का तो इनका गुण बता दिया, और जो स्पर्श पर्यंतों को छोड़ देने से शब्द बचा वो आकाश का गुण है। तो वो तो पहले आ जाता है ना स्वामी जी, लिखे स्पर्श से पहले शब्द। नहीं नहीं, स्पर्श के बाद लिखा है सूत्र में, देखो बाद में लिखा है जी। ठीक है। इसके ऐसे 65वें सूत्र में जो पूर्व पक्षी ने कहा है कि एक एक 65 रहने दो, आगे और भी आने बीच में प्रश्न है, उसके बाद आप पूछना। संख्या 366 पर भाष्य की यह तीसरी पंक्ति है। यहाँ वार्तिक है तंत्रम वा स्पर्शस्य, वार्तिकार। हाँ, तो पिछले पंक्ति को देखिए, उद्देश्य सूत्रे ही 366 पृष्ठ में दूसरी पंक्ति, उद्देश्य सूत्रे ही स्पर्श पर्यंतेभ्य परः शब्द इति। कहते उद्देश्य सूत्र, जो सूत्र प्रथम अध्याय में पढ़ा है उस सूत्र में स्पर्श पर्यंतेभ्य परः शब्द, स्पर्श पर्यंत एक समूह बना दिया, उसके बाद जो है अगला शब्द है शब्द इति, इस प्रकार वहां पढ़ा गया है। तंत्रम व स्पर्शस्य विवक्षितत्वात्, कहते तंत्रम व, तंत्र का अर्थ होता है शासन अधिकार। तो अभी जो ये बताया था, स्पर्श को बताया था ना, ये देखो गंध रस रूप स्पर्श शब्दानम स्पर्श पर्यंता, स्पर्श तक को अधीन कर दिया, वहां तक की बात बता दी। कहते तंत्रम व स्पर्शस्य, स्पर्श का तंत्र होने से स्पर्श का अधीनता हो गई, प्रधानता हो गई होने से स्पर्शस्य तंत्रम विवक्षितत्वात्, स्पर्श को अधीन करके कहना चाह रहे। जो 5 गुण बताए, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, उनमें से स्पर्श को विषय बनाकर ले लिया, और बचा क्या, शब्द बचा, उसी को कहते हैं स्पर्श को जब हम अधीन करके लेते हैं, स्पर्श तक, पर्यंता, पर्यंता मतलब वहां तक, तो ये तंत्र शब्द से कह रहे। तंत्र का अर्थ प्रधानता से स्पर्श का कथन हो गया। ऐसे विवक्षित होने से स्पर्श पर्यंतेषु नियुक्तेषु, स्पर्श पर्यंत में जो नियुक्त है अर्थात पृथ्वी में स्थापित कर दिया, पृथ्वी में कहाँ तक के गुण है, स्पर्श पर्यंत गुण कह दिया, तो इनके नियोग हो जाने पर यो अन्य तद उत्तर शब्द, फिर उनसे जो अलग है, तो स्पर्श को यहाँ पर विशेषित करने के लिए तंत्र शब्द पढ़ा, तंत्र स्पर्श को कह रहा है। हो गया, आगे 63 सूत्र हो गया। आगे किसी को पूछना है? 64 कौन पूछ रहा है? न सर्वगुण अनुपलब्धि, आप कौन सा पूछ रहे? 65, तो 64 को भी थोड़ा समझ लो। 64 सूत्र में कह रहे हैं सारे गुण एक इंद्रिय से ग्रहण नहीं होता। यदि पृथ्वी में आप 4 गुण मानेंगे, सिद्धांत ने कहा पृथ्वी में कितने गुण है? 4, तो पूर्व पक्षी कह रहा 4 गुण यदि पृथ्वी में है, पृथ्वी भूत से कौन सा इंद्रिय? नासिका इंद्रिय, तो नासिका से 4 गुणों की उपलब्धि होनी चाहिए, 4 गुणों का ज्ञान होना चाहिए, ऐसे नहीं हो रहा, इसका मतलब पृथ्वी में 4 गुण नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। तो उसके बाद पूर्व पक्षी अपनी बात को और आगे बढ़ाकर कह रहा है। 65वें सूत्र में क्या पूछना है? स्पष्ट करना है कि सूत्रार्थ, आपको भी सूत्रार्थ में प्रश्न है। देखो
65वां सूत्र देखिए 367 पृष्ठ में। एक एकस्येन उत्तर उत्तर गुण सद्भावात्, एक एक से, एक एक के द्वारा, तृतीय अभिव्यक्ति है, तो ये कह रहे एक एक से उत्तर उत्तर गुण सद्भावात्, बाद बाद वाले गुणों का सद्भाव होने से, गुण विद्यमान है, एक एक भूत को लेंगे तो उसमें बाद बाद वाले का गुण उपलब्ध है। तो घ्राण है, तो घ्राण इंद्रिय से किसका ग्रहण होता है? केवल गंध का ग्रहण होता है, बाकियों का ग्रहण नहीं होता है। तो एक एक से न, एक एक के द्वारा उत्तर उत्तर गुण सद्भावात्, बाद बाद वाले गुणों का सद्भाव होने से, उनका ज्ञान होने से, उत्तर उत्तराणाम, उत्तर उत्तरों का ही ज्ञान होता है। तद अनुपलब्धि, उससे जो बच गए उनकी उपलब्धि नहीं होती है। पहले भाव समझ लेना, फिर शब्द आपको तो समझ में आ जाएंगे। 62वें सूत्र में ये जो बताया गंध रस रूप स्पर्श शब्दान, तो कहते हैं उनमें से एक एक को लेना, एक एक सेन, एक एक के द्वारा उत्तर उत्तर गुण सद्भावात्, बाद बाद वाले के गुणों का सद्भाव है। तो पृथ्वी आदि के यदि भूतों को रखेंगे तो किस क्रम में रहते हैं? सबसे पहले पृथ्वी, उसके बाद आप जल, उसके बाद तेज अग्नि, उसके बाद वायु, उसके बाद आकाश। कहते हैं जो उत्तर वाला है तो एक एक के साथ उत्तर उत्तर को जोड़ते जाओ। गंध गुण पहले पढ़ा है, तो उसमें पहला भूत कौन सा है? पृथ्वी, तो एक को एक के साथ जोड़ दो, ये हो गया, पहले का पहला जुड़ गया। अब उसके उत्तर, उत्तर का अर्थ क्या होता है? बाद में, तो गंध के बाद क्या पढ़ा? रस पढ़ा है, और भूतों में पृथ्वी के बाद जल पड़ा, तो जल गुण जो है वो उसके साथ जुड़ेगा। तो एक एक न, एक एक के साथ उत्तर उत्तर ग्रहण, बाद बाद वाले का ग्रहण होता है। एक एक न उत्तर उत्तर गुण सद्भावात्, बाद बाद वाले गुणों का सद्भाव होने से, पहले भूत को लेंगे तो पहला गुण जुड़ जाएगा, उसके बाद वाला भूत लेंगे तो उसके बाद वाला गुण जुड़ेगा, उसके बाद वाला भूत लेंगे तो उसके बाद वाला गुण जुड़ेगा। एक महाभूत और एक गुण, ऐसे क्रम से चलेंगे। कहते इसलिए उत्तर उत्तराणाम, बाद बाद वालों का ही ग्रहण होता है। नासिका से किसका ग्रहण होता है? गंध का होता है, और जीवा से केवल रसना का होता है, उत्तर का ही हो रहा है। उत्तर उत्तरायणम, बाद बाद वालों का ग्रहण होता है। और फिर आंख से केवल रूप का ग्रहण होता है, त्वचा से केवल स्पर्श का ग्रहण होता है। उत्तर उत्तरायणम ग्रहणम भवति, ये बात पूरी होगी। तद अनुपलब्धि, बाकियों की उपलब्धि नहीं होती है। बाकी जैसे सिद्धांत ने कहा था पृथ्वी में 4 गुण है, तो पूर्व पक्षी कहला देखो नासिका से केवल गंध का ग्रहण होता है, बचे कितने? 3, उन तीनों का ग्रहण नहीं होता, नासिका से नहीं हो रहा। जीवा से केवल रस का ग्रहण हो रहा है, और रूप और स्पर्श का ग्रहण नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कहते उसमें वो है नहीं। सीधे सीधे स्वामी जी ऐसे मान के चल सकते हैं, जैसे मुझे ऐसे समझ में आ रहा है, अर्थ हो 5 अर्थ हैं और 5 ही विषय, तो यथासंख्य करके ऐसे बोला जा सकता है। पूर्व पक्षी तो ऐसे ही कह रहा है, 5 महाभूत के 5 गुण है, एक एक भूत में एक एक गुण है, दूसरा गुण नहीं है। ये पूर्व पक्षी की मान्यता है। सिद्धांत कह रहा पृथ्वी में 4 गुण है। माइक से बोलो। सिद्धांती एक भूत के अंदर 4 गुण बता रहा है और पूर्व पक्षी एक एक है, तो ये बात तो 64 नंबर में कह चुका है, तो फिर इसमें क्या लगता? ये बात 64 नंबर जो ये सूत्र है, मैं सर्वगुण अनुपलब्ध है, इसमें कह चुका है। कह चुका, उसकी भूमिका बनाई ना। फिर गुण कैसे जोड़ना चाहिए, किसका कौन सा गुण है? सारे गुण नहीं है, ये तो 64 में बता दिया। तो फिर कौन से में कौन सा गुण है?
ये 65 में। ये 65 में बता रहा है, पूर्व पक्षी की ओर से सूत्र है। कहते एक एक भूत में उत्तर उत्तर क्रम से जोड़ देना, बाकी उसमें है नहीं। तद अनुपलब्धि, वाक्यों की अनुपलब्धि है। एक बार कथम तरी अनेक गुणानि भूतानि गृह्यन्ते, तो उसमें कहना चाह कि और सब पदार्थ कैसे हमें दिखाई दे जाते हैं एक ही वस्तु में, और सब विषय के ऐसी जान होने लग जाता है, तो फिर उसका उत्तर कैसे करें? सिद्धांत ने यह प्रश्न उठाया, यदि आप नहीं मानते तो लड्डू खाते हैं हम, तो लड्डू में तो रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, स्पर्श भी है। ये सारे गुण कैसे गृहित होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया संसर्गात, क्योंकि लड्डू में आपने पानी भी मिलाया और आग में गर्म भी किया, तो उनके गुण आ गए, ऐसे पूर्व पक्षी कह रहे। हो गया, आगे देख 66वें सूत्र में जब संसर्ग से हो, हमें ये अंतिम जो सूत्र था विष्टम ही अपरंपरेण, इसमें जो इसके भाष्य में जो अंतिम पंक्ति है, तद एतत् भूत श्रेष्ठो वेतव्यम, ये जो एक दूसरे के अंदर ये प्रवेश करना बता रहे हैं, भूत सृष्टि में जानना चाहिए। और आपने कल कहा था कि ऐसे ही कुछ लोग मानते हैं, जो क्या नाम है, पंचीकरण, वो बताता हूँ। पहले ये सुनो, 66वें सूत्र में पूर्व पक्षी क्या कहना चाहते हैं। 66 सूत्र है मिष्टम ही अपरम परेण। पर किसको कहते हैं? बाद वाला, और अपर कहते हैं पूर्व को। वैराग्य भी दो है ना, कौन से? अपर वैराग्य, पर वैराग्य। पहले कौन सा होगा? अपर, और पर बाद में होगा। ऐसे 62वें सूत्र देखो, 62वें सूत्र में गंध रस रूप स्पर्श शब्दान, ये सब क्रम में। तो अपर कौन सा होगा? गंध। और पर कौन सा हो जाएगा? गंध की अपेक्षा से देखेंगे तो रस रूप स्पर्श शब्द ये सब पर हो जाएंगे। ऐसे भूत देखेंगे तो भूत देखेंगे तो पहले कौन से भूत है? पृथ्वी, पृथ्वी के बाद जल, अग्नि, वायु, आकाश। अपर कौन सा होगा? पृथ्वी। और पर कौन सा हो जाएगा? बाकी चार हो जाएंगे। तो बाकी चार जो है परेण, बाकी चारों से अपर जो है निष्टम है, व्याप्त है, घुसा हुआ है, प्रविष्ट है। तो अपर कौन हो गया? पृथ्वी। पृथ्वी के अंदर बाकी चार प्रविष्ट है, और जल के अंदर बाकी प्रविष्ट है। कौन सा? आकाश, वायु, अग्नि, ये जल के अंदर प्रविष्ट है। ऐसे पूर्व पक्षी कहना चाहता है। ये बात समझ में आई? हाँ, ये इसलिए है, सिद्धांत ने प्रश्न उठाया, यदि आप कह रहे हो एक भूत में एक ही गुण है, तो पार्थिव द्रव्य में चार गुण हमको मिल रहे हैं साक्षात। लड्डू खाया, लड्डू में चार गुण मिले, रस रूप गंध स्पर्श, चारों गुण मिल रहे, तो ये कहां से आए? तो वो कह रहा संसर्ग से। तो सिद्धांत ने फिर उल्टा प्रश्न उठाया, यदि संसर्ग मानोगे तो वायु के संसर्ग से, आज उसी बात को लंबी चर्चा करेंगे। यदि वायु के संसर्ग से पृथ्वी में आ गया, तो पृथ्वी के संसर्ग से वायु में भी गुण जाना चाहिए, तो वायु में क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा वायु तो पर है और पृथ्वी अपर है, तो अपर में पर वाले घुसे हुए हैं। ये समझ में आई बात? जो अपर है अर्थात पहला है, पहले के अंदर बाद वाले प्रविष्ट है, घुसे हुए हैं। ये समझ में आया? तो और किसी को किसी में नहीं है समझ में? तो बोलो। मिष्टम ही अपरम परेण, पहले वाला बाद वाले के द्वारा प्रविष्ट है, बाद वाले पहले वाले में घुसे हुए हैं, ऐसे पूर्व पक्षी ने कहा। ऐसी संसर्ग मतलब घुसे हुए, उसी को संसर्ग कह रहा है। जो घुस गए तो उनके साथ संसर्ग हो गया।
पृथ्वी के अंदर जल भी है, तो जल का संसर्ग पृथ्वी के साथ हो गया। पृथ्वी जल के अंदर घुसा हुआ नहीं है, पृथ्वी जल के अंदर प्रविष्ट नहीं है, लेकिन जल पृथ्वी के अंदर प्रविष्ट है, क्योंकि जल बाद वाला है, बाद वाले पहले वाले में प्रविष्ट है। ये बात तो सच है। सच है, वही तो कह रहे हैं। सिद्धांत नहीं कह रहा है नियम नहीं हो रहा है, जो बात आपको बताई कि पृथ्वी में जल अग्नि वायु के गुण आ गए और पृथ्वी का गुण दूसरे में गया नहीं। संसर्ग होगा तो आदान प्रदान होगा ना, इसका गुण उसके पास, उसका गुण इसके पास। कल आपको बताया था ना, बच्चे जो लंच बॉक्स खोलकर खाते हैं, अपना भोजन वो दूसरे का देता है, दूसरे का भोजन स्वयं खाता है, तो परस्पर मिला जुला होता है। तो इसका उसके पास, उसका इसके पास आना चाहिए। तो केवल पृथ्वी में 4 गुण आ गए, बाकी में तो 4 किसी में भी नहीं है, तो ऐसे कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि जो पहला वाला भूत है उसके अंदर बाद वाले भूत प्रविष्ट है, बाद वाले में पहला वाला प्रविष्ट नहीं है, पहले वाले में बाद वाले प्रविष्ट है, तो इसलिए नियम बना दिया। और ये सृष्टि के आरंभ में हुआ था, ऐसे मानते हैं। जो अद्वैत वेदांत चलता है उसमें एक पंचीकरण प्रक्रिया मानते हैं। सांख्य दर्शन की प्रक्रिया से थोड़ा भेद है। सांख्य दर्शन में जो बताया 5 तन्मात्रा मतलब 5 सूक्ष्म भूत है, और 5 सूक्ष्म भूत से 5 स्थूल भूत की उत्पत्ति होती है। ये सांख्य की प्रक्रिया है। 5 सूक्ष्म भूत को अथवा 5 तन्मात्रा को, उनसे 5 स्थूल भूत की उत्पत्ति होती है। लेकिन ये जो वेदांत वाले, अद्वैत वेदांत वाले पंचीकरण प्रक्रिया बताते हैं, उसमें थोड़ा अंतर है। 5 सूक्ष्म भूत को वैसे ही मानते हैं, उन्हीं को वो 2-2 विभाग कर देते हैं। हर भूत को 2-2 विभाग कर दिए। तो आकाश के 2 विभाग हो गए, वायु के 2, जल के 2, अग्नि के 2, पृथ्वी के 2 विभाग हो गए। जो एक भाग है वो तो स्थिर रहता है, और जो बाकी आधा भाग है उसको हर एक को फिर 4-4 भाग कर देते हैं। बात समझ में आ रही? आकाश भूत माना, और आकाश भूत हम जिसको सूक्ष्म महाभूत कहते हैं, तन्मात्रा कहते हैं, उसको वो आकाश को 2 विभाग कर दिया। एक तो हो गया आकाश आधा बचा रहा, और जो आधा आकाश भाग था उनको 4 विभाग कर दिया। वो 4 विभाग कहाँ जाएंगे? एक जाएगा वायु में, एक जाएगा अग्नि में, एक जल में, और एक पृथ्वी में। आकाश के आधा भाग है और आधा भाग अन्य 4 भूत में चले गए, और उन 4 भूतों के ऐसे ही 1/4 आकर इसमें मिल जाएंगे। तो इसमें आकाश तो हो गया मुख्य, बाकी 4 1/4 रहे। समझ में आ रही? पूरा को मानो गोल हो गया, तो आधा तो हो गया आकाश, और जो आधा बचा हुआ था उनको 4 भाग कर दिए। 4 भाग करके 4 भूतों को दे दिया, और जो 4 भूतों के ऐसे ही 4 भाग आधा आधा रख दिया। वायु का आधा रह गया, जल का, अग्नि का आधा रह गया, और जल का आधा रह गया, पृथ्वी का आधा रह गया, और जो बाकी आधा है उनको 4-4 भाग सबको कर दिए। तो अपना भूत तो आधा रहता है, दूसरे भूतों के 1/8 8वां हिस्सा आकर इसके साथ जुड़ गया। समझ में? आकाश पृथ्वी भूत में पृथ्वी तो कितना हो गया? 50%, और जो 50 बचा है उनको 4 भाग करते हैं। उनमें एक आया आकाश का, एक वायु का, एक अग्नि का, और एक जल का। कुल कितने हो गए? 4, और इसका आधा, कुल मिलाकर पूरा हो गया। तो तत्व कितने हो गए? 5। तो हर एक में वो 5-5 मानते हैं। इसको कहते हैं पंचीकरण। हम जिसको स्थूल भूत कहते हैं उसको वो कहते हैं पंचीकरण महाभूत, और हम जिसको सूक्ष्म भूत कहते हैं वो उसको कहते हैं अपंचीकरण महाभूत। पंचीकरण से पहले महाभूत शुद्ध रूप में रहते हैं, पंचीकरण हो जाए तो ऐसे बन जाता है।
ये बात अद्वैत वेदांत में चलता है। हाँ, वो थोड़ा सा अंतर है। बाकी यहाँ में पूर्व पक्षी ऐसे कहता है एक एक भूतों के अंदर दूसरे दूसरे भूत घुस गए। समझ में आया? ओम ओम। यहाँ पर सिद्धांती भी 4 चीजें मान रहा है और पूर्व पक्षी भी 4 चीजें मान रहा है। पूर्व पक्षी कहता है जब हम रोटी बनाते हैं तो उसके अंदर जल डालते हैं, वो भूत की बात करता है। जहाँ सिद्धांती कहता है कि जो नासिका इंद्री घ्राण उसको सूंघ रही है जल के लिए, रसना इंद्री वो भी ज्ञान की बात करता है और वो भी भूतों से बनी है। इसमें क्या अंतर समझे? वो सीधे भूत की बात कर रहा है, ये इंद्रियों से ज्ञान की बात कर रहे हैं और वो इंद्रिय भूतों से बनी है। हम इतना लंबी चर्चा करेंगे। अभी जो 67वां सूत्र आएगा इसमें सब चर्चा है। फिर भी आपने जो पूछा उसका संक्षेप से उत्तर ये है, पूर्व पक्षी ने जब ऐसे कहा संसर्ग से आ जाता है, तो सिद्धांत ने ये पूछा कि संसर्ग से उसमें इसमें आया तो इसमें से उसमें जाना चाहिए था। तो फिर उन्होंने बात बदल दी, कहा ये सृष्टि के आदि में हुआ था, अभी नहीं हो रहा। अभी संसर्ग से किसी का गुण दूसरे में आ जाता है, ऐसे नहीं हो रहा। सृष्टि के आरंभ में जब ईश्वर ने बनाया तो उस समय भूतों को बनाते समय ऐसे बना दिया था कि एक के अंदर दूसरा प्रविष्ट हो गया, बस। नहीं नहीं, ऐसे कहा सिद्धांत ने कहा, पंक्ति बताई। वो उसमें था, ये जो है 61वें सूत्र में था, भूत गुण विशेष उपलब्ध है तादात्म्यम। भूतों के विशेष गुण उपलब्धि होता है इंद्रियों से। तो भूत 5 है तो इंद्रिया भी 5, क्योंकि उसी इंद्रिय से उसी भूत के विशेष गुण को ग्रहण करता है। ऐसे बात में बता। अब आज के पाठ में भी आएगा, फिर आप पूछ लीजिएगा। वो जो आप कह रहे हैं कि सृष्टि के आदि में सब भूत एक दूसरे में समावेश कर दिए, तो अभी हम अपनी ओर से जो कोई भी चीज जोड़ते हैं, पानी डालते हैं किसी चीज में, फिर वो पार्थिव एक रूप में बन जाता है, तो वहां पर ऐसे कैसे मान और लगाएंगे? पक्षी का पूछ रहे हैं, सिद्धांत का पूछ रहे हैं? अपनी ओर से पूछ रहा हूँ। अपनी ओर से तो ये सब बातें अभी बताएंगे। अपनी ओर से जो है सिद्धांत तो ये मानता है कि भूतों में ये स्वाभाविक रूप में विद्यमान है, एक दूसरे में घुसा हुआ ऐसा नहीं है। इनके सबका अभी खंडन करेंगे। पूर्व पक्षी ने जितने 3 सूत्र बताए ना, सबका खंडन करेंगे। सही है, यहाँ पर इस वाली संगति नहीं लग पा रही है। जो पूर्व पक्षी ने न सर्वगुण अनुपलब्ध है, यहाँ पर जो बात कही, और सिद्धांति कथम तरी अनेक गुणानि भूतानि गृह्यन्ते, तो इससे यहाँ पर जो इस पंक्ति को देख करके ऐसा लग रहा है कि पूर्व पक्षी भी सिद्धांति की बात को मान करके चल रहा है। हाँ, नहीं, ये तो सर्वगुण अनुपलब्ध है, तो ये कहा कि एक इंद्रिय से एक ही ज्ञान हो रहा। तो यदि उस भूत के अनेक गुण होते हैं तो एक एक इंद्रिय से अनेक गुणों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उसी भूत से बना है। नासिका में पृथ्वी, नासिका गोलोक जो है उसमें पृथ्वी भूत उपादान कारण है। तो पृथ्वी भूत उपादान है तो पृथ्वी के यदि 4 गुण है तो चारों का ग्रहण नासिका से होना चाहिए, लेकिन ऐसे होता नहीं। इसका मतलब पृथ्वी में 4 गुण नहीं है। ये बात तो 64वें सूत्र में बता दी। तो सिद्धांत ने पूछा, अच्छा फिर ये बताओ कौन से भूत में कौन सा गुण है, कैसे हम नियम बनाएंगे? हमने तो 4 माना, फिर 3, फिर 2, 1, 1। आप तो ऐसे मानते नहीं, तो आप बताओ कैसे मानेंगे? तो फिर उन्होंने अपने बताया कि एक एक भूत में एक एक गुण है। तो अन्य इंद्रिय से हुआ तो पृथ्वी के ये गुण नहीं है, अन्य इंद्रिय से अन्य कोई गुण ग्रहण होते हैं। रस का ग्रहण। सूत्र संख्या 67। सूत्र बोलिए, न पार्थिवाप्ययो प्रत्यक्षत्वात्। ना, आपकी बात ठीक नहीं है। पूर्व पक्षी ने जितना सब कहा उन सबका खंडन कर दिया।
ये आपकी बात ठीक नहीं है। अर्थात तीनों सूत्र में जो बताया था तीनों का खंडन कर दिया। इंद्रियों से ग्रहण न होने से पृथ्वी आदि भूत में एक एक ही गुण है, ये बात खंडन कर दिया। केवल एक गुण का ही एक भूत में है और अन्य गुणों की उपलब्धि नहीं होती है, इस बात का भी खंडन कर दिया। और विष्टम ही अपरंपरेण, इस बात का भी सिद्धांत खंडन कर दिया। तीनों पूर्व पक्षी के सूत्र थे, तो ये 67वां सूत्र तीनों का खंडन करता है, निषेध करता है। क्यों नहीं है? कहता पार्थिव आप्यो प्रत्यक्षत्वात्। पार्थिव और आप्य जलीय, पार्थिव द्रव्य और जलीय द्रव्य का प्रत्यक्ष होने से, प्रत्यक्ष के बहुत सारे अर्थ है। प्रत्यक्ष का एक अर्थ होता है समाधि लगाना, ये भी प्रत्यक्ष है। और हम किसी भी इंद्रियों से जानते हैं तो उसको भी प्रत्यक्ष कहते हैं, और आंख से देखें तो भी उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तो यहाँ जो प्रत्यक्ष है आंख से देखने वाले प्रत्यक्ष के लिए है। तो पार्थिवाप्यो चाक्षुष प्रत्यक्षत्वात्, पार्थिव द्रव्य और जलीय द्रव्य आंख से प्रत्यक्ष हो जाते हैं, इसलिए आपकी बात ठीक नहीं है। पार्थिव द्रव्य पूर्व पक्षी के अनुसार पृथ्वी पार्थिव द्रव्य में कौन सा गुण होना चाहिए? केवल गंध गुण होना चाहिए। और जलीय द्रव्य में कौन सा गुण होना चाहिए? केवल रस गुण होना चाहिए। लेकिन कहते इनका प्रत्यक्ष होता है, अर्थात इनका रूप भी हमको दिखता है। क्योंकि इसमें रूप प्रत्यक्ष हो रहा है, तो रूप का प्रत्यक्ष होने से आपका ये कथन ठीक नहीं है। कौन सा कथन ठीक नहीं है? कि एक भूत में एक ही गुण है, ये पूर्व पक्षी की मान्यता है। पूर्व पक्षी मानता है एक ही भूत में एक ही गुण है, एक से अधिक गुण नहीं है। कहते ये मान्यता आपकी ठीक नहीं है। भाष्य देखिए, न इति त्रिसूत्रिम प्रत्यचष्टे, न सूत्र में जो न पड़ा है इति, ये त्रिसूत्रिम तीनों सूत्रों को प्रत्यचष्टे खंडन करता है। त्रिसूत्री कौन सा समास है? विचार कर लेना व्याकरण वाले। तो तीन सूत्र को ये खंडन करके हटाते हैं। अकस्मात क्यों तीनों सूत्र गलत है? पूर्व पक्षी ने जो ये बात रखी थी वो बात गलत है, तो क्यों गलत है? तो उत्तर दे रहे, पार्थिवस्य द्रव्यस्य आप्यस्य च प्रत्यक्षत्वात्, पार्थिव द्रव्य का और जलीय द्रव्य का आंख से प्रत्यक्ष होता है। आंख से ये पार्थिव द्रव्य और जलीय द्रव्य हमको दिख जाते हैं। ये आंख से दिख जाने से पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है? अब व्याख्या करके बताते हैं। देखिए 369 पृष्ठ में दूसरी पंक्ति पढ़ रहे हैं। महत्व अनेक द्रव्यत्वात् रूपाच्च उपलब्धेरिति तैजसम एव द्रव्यम प्रत्यक्षम स्यात्। स्यात् के बाद अल्प विराम लगा देंगे। महत्व, महत्व का अर्थ बड़ा, कोई पदार्थ बड़ा हो, और अनेक द्रव्यत्वात्, अनेक द्रव्य वाला मतलब अनेक द्रव्य वाला होना, मतलब क्या है? अनेक द्रव्य वाला पीछे आ चुका है। देखते हैं, यहाँ का जल मीठा है, यहाँ का जल नमकीन है। जहाँ पानी को रख देंगे बहुत सारा क्षार जम जाता है, वो लवण जल है। और जहाँ जमता नहीं है वो मधुर जल है, ऐसे माना जाता है। तो जल में तो एक ही रस है, कौन सा? मधुर रस, बिना नमक वाला। और पृथ्वी पार्थिव द्रव्य में 6 रस है। रसगुण किसका है? पूर्व पक्षी के हिसाब से देखें रसगुण केवल जल का होना चाहिए, और जल के साथ जुड़कर पृथ्वी में कितने गुण आ गए? 6, और जल में कितने हैं? 1। कहते ऐसे तो हो नहीं सकता। षड्विध पार्थिव रस षड्विध आप्य मधुर एवं जलीय द्रव्य का केवल मधुर रस है।
न च एतत् संसर्गात भवितुमर्हति। संसर्ग से ये बात नहीं हो सकती कि पृथ्वी में 6 रस आ जाए और जल में एक ही रस रहे। है रस गुण जल का और जल से आकर पृथ्वी में 6 प्रकार बन गया, ऐसे नहीं हो सकता। आगे देखिए, रूपयोर वा पार्थिवाप्यो प्रत्यक्षत्वात् तैजस रूपानुगृहीतयो संसर्ग ही व्यंजकम एवं रूपम न व्यंग्यम अस्ति इति। देखो विशेष विशेष बात सिद्धांती बता रहा है, कैसे उसको समझा रहा है कि संसर्ग से नहीं आ रहा है। रूपयोर व पार्थिवाप्य, पार्थिवाप्य को पहले ले लेना। पार्थिव और आप्य, पार्थिव द्रव्य जलीय द्रव्यों के जो रूप है उन रूपों का प्रत्यक्ष होने से तेजसा रूप अनुग्रहित हो, ये दोनों किसके हैं? सिद्धांत कह रहे हैं आपकी मान्यता में पृथ्वी में जो रूप है और जल में जो रूप है वो रूप किसका है? आप अग्नि का मान रहे पूर्व पक्षी, अग्नि से इन दोनों में रूप आया तो कहते हैं रूपानुग्रहित हो। संसर्ग है व्यंजकम एवं, यदि संसर्ग से मानेंगे तो जो जिस विषय से युक्त है वही तो संसर्ग से आएगा, दूसरा कैसे आएगा? कोई व्याकरण के विद्वान है तो आप उनके पास जाकर पढ़ेंगे तो आप व्याकरण ही तो पढ़ सकते हैं ना, वो दर्शन शास्त्र पढ़ते नहीं पढ़ाते नहीं, तो आप उनके पास जाकर दर्शन थोड़ी बन सकते। और कोई दर्शन पढ़ाता है व्याकरण नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा सकता है, तो उनके पास जाकर आप व्याकरण थोड़ी बन सकते हैं। जिसके पास जो गुण है वही तो आएगा। तो सिद्धांत कह रहा है अग्नि का कौन सा गुण है? रूप गुण जो है वो कैसे? अग्नि स्वयं प्रकाशीन है। अग्नि को देखने के लिए दूसरा टॉर्च लाइट की आवश्यकता नहीं है ना, अग्नि स्वयं प्रकाशीन है। क्या पृथ्वी में और जल में स्वयं प्रकाश गुण आता है? यदि अग्नि से ये गुण आता तो जैसे अग्नि स्वयं प्रकाशशील है तो पार्थिव द्रव्य भी स्वयं प्रकाशशील होना चाहिए, जल भी स्वयं प्रकाशशील होना चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं है। अग्नि कैसे है? प्रकाशक, प्रकाशक का मतलब प्रकाश करने वाला। और पार्थिव और जलीय द्रव्य कैसे? प्रकाश्य, प्रकाश्य का मतलब प्रकाश होने योग्य, वो देखने योग्य है। और अग्नि कैसे? दिखाने योग्य है, अग्नि में दिखाने का गुण है और पृथ्वी और जल में दिखने का गुण है। अगर ये तो बनेगा ही नहीं, यदि उनसे ये गुण आया तो उनमें तो ये गुण है ही नहीं। पंक्ति देखो, संसर्गे ही, संसर्ग मानने पर ही तो व्यंजकम एवं रूपम न व्यंग्यम अस्ति। यदि संसर्ग से रूप गुण आता तो व्यंजकम एवं वो प्रकट करने वाला होता, दिखाने का गुण होता। अग्नि में दिखाने का गुण है, इसलिए अग्नि को हम व्यंजक कहते हैं। टॉर्च को, ट्यूबलाइट को, इनको सबको व्यंजक कहते हैं क्योंकि ये दिखाते हैं। तो व्यंजकम एवं रूपम न व्यंग्यम, दिखने का गुण नहीं आ जाएगा। ये तो दिखने वाले हैं, दिखाने वाले तो है नहीं। अग्नि दिखाने वाली है और पृथ्वी और जल दिखने वाले हैं। समझ में आ गया? आगे देखो, एक अनेक विधत्वे च पार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात् रूपयोः। इसमें अन्वय करना होता है, समान समान विभक्ति को देखकर पास पास जोड़ देंगे तो अर्थ आपका बन जाएगा। पंक्ति देखिए, पार्थिवाप्ययोः, इसमें है कौन सी विभक्ति? षष्ठी द्विवचन। तो पार्थिवाप्ययोः रूपयोः, इसमें भी षष्ठी द्विवचन, तो दोनों को पास पास जोड़ेंगे। पार्थिवाप्ययोः रूपयोः एक अनेक विधत्वे, इनका एक प्रकार और अनेक प्रकार प्रत्यक्ष होने से। पार्थिव द्रव्य में हमको कितने प्रकार रूप दिखते हैं? यहीं पर आप दिशा में देखो कितने रंग है। नीले रंग के आसन लगे हुए, लाल रंग के भी है, यज्ञ कुंड तांबा है वो अलग रंग है, फर्नीचर का अलग रंग है, कितने प्रकार रंग है। और जल का रंग कैसे? जल का एक ही रंग है, स्वच्छ पारदर्शी एक ही रंग है। तो रूप गुण किससे आया? अग्नि से।
पूर्व पक्षी के हिसाब से रूप गुण आया अग्नि से, उसी अग्नि से आकर पृथ्वी में कितने सारे रंग हो गए और जल में एक ही रंग है। तो कहते ऐसे कैसे होगा? पंक्ति देखो, एक अनेक विधत्वे च पार्थिवाप्यो प्रत्यक्षत्वाद रूपयो, पार्थिवाप्यो रूपयो, पार्थिव और जलीय द्रव्यों के रूपों का एक अनेक विधत्वे, पृथ्वी में अनेक प्रकार के रूप है, जल में एक प्रकार के रूप है, ऐसे होने में प्रत्यक्षत्वाद, ये प्रत्यक्ष होने से ये नहीं कह सकते कि संसर्ग से आया है। ये अध्ययन करेंगे, भाष्य में इसकी व्याख्या कर रहे हैं। पार्थिवम, पार्थिव द्रव्य जो होता है, हरित लोहित पीतादि अनेक विधम रूपम, 7 रंग होते हैं ना, 7 कलर होते हैं, तो 7 रंग तो पृथ्वी में मिलते हैं और उनको मिलाएंगे तो और भी कितने प्रकार रंग बन जाएंगे। हरित, हरित रंग कौन सा है प्रसाद जी? हरा रंग, ग्रीन। लोहित, लोहित लाल, खून का कलर। पीता, पीला, कृष्ण जी को पीताम्बर भी कह देते हैं, पीले रंग के कपड़ा पहनते हैं। आदि, आदि ले लिया और भी सब हो जाएंगे, हरा लाल पीला काला नीला कुछ भी ले लो, इतने सारे रंग जो है। अनेक विधम रूपम, पार्थिव द्रव्य तो अनेक प्रकार के रूप वाला होता है। रूपम के बाद अल्प विराम लगा दो। आप्यम को इधर जोड़ेंगे, आप्यम तो शुक्लम अप्रकाशकम, और जलीय द्रव्य कैसा होता है? कहते शुक्लम बहुत साफ, अप्रकाशकम उसका कोई ऐसे अपना कोई रंग नहीं है। लाल बाल्टी में डाल देंगे तो पानी में आपको लाल दिखेगा, हरे में डाल देंगे तो हरा दिखेगा, अपना कुछ नहीं, ट्रांसपेरेंट, स्वच्छ, पारदर्शी। तो पारदर्शी रंग होता है जल का। न च एतद एक गुणानाम संसर्गे सति उपलभ्यते, एक गुणो न च एतद एक गुणानाम संसर्गे, एक गुण वालों के बालों का संसर्ग होने पर न उपलभ्यते, अग्नि में एक ही रूप है और उसके साथ जुड़कर ऐसे ऐसे रूप बन जाएंगे, जल में अलग रूप बनेगा, पृथ्वी में अलग रूप बन जाएगा। ये बात संसर्ग से संभव नहीं है। माइक से बोला करो और पंक्ति बताओ कौन सी पंक्ति है, या सारी पंक्ति? सारी पंक्ति हो तो सारी पंक्ति हो तो आज आप पढ़ो, फिर कल पूछना जो समझ में नहीं आए। आगे भी ऐसी पंक्तियां हैं, सावधान होकर सुनो, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कल पूछना। आगे कह रहे उदाहरण मात्रम से एतद, ये उदाहरण मात्र है, नमूने के रूप में कुछ बताया है कि ऐसे ऐसे बहुत सारा भेद आएगा। यदि आप संसर्ग से गुण आते मानेंगे तो बहुत सारे दोष आएंगे। उदाहरण मात्रम उनमें से नमूने के रूप में कुछ यहाँ पर प्रस्तुत किया। अतः परम प्रपंच, इसके बाद प्रपंच। प्रपंच क्या होता है? नाना प्रपंच सुना ही नहीं, विस्तार, फैलाव, फैलाव करके बताएंगे। हम तो संक्षेप में बताया था और प्रपंच करेंगे। 370 पृष्ठ में आ जाइए। स्पर्शयोर वा पार्थिव तेजस्यो प्रत्यक्षत्वात्, स्पर्शयोर वा, पंक्ति देखो, क्या नाम है? चंद्रदेव जी। पार्थिव तेजस्यो, पार्थिव द्रव्य और आग्नेय द्रव्य, इन दोनों द्रव्यों का जो स्पर्श गुण है, उस स्पर्श गुण का, पार्थिव द्रव्य और तेजस द्रव्यों के स्पर्श गुण का प्रत्यक्ष होने से भी संसर्ग वाली बात ठीक नहीं है। पंक्ति लग गई? ऐसे ही तो पीछे है सारे। आगे देखो, भाष्य में इसकी व्याख्या कर रहे हैं। पार्थिव अनुष्ण शीत स्पर्श, पृथ्वी द्रव्य में न ठंडक है न गर्मी है, पार्थिव द्रव्य है। कुर्सी, लकड़ी, ये सब पार्थिव द्रव्य है। अब इनमें अपने आप में ना ये गर्म है ना ठंडा है, तो कहते हैं इनमें अनुष्ण शीत,
स्पर्श। उष्ण तेजसा प्रत्यक्ष, और अग्नि का स्पर्श गुण कैसा है? उष्ण है, गर्म है, अग्नि तो गर्म है, कहते अग्नि का गर्म गुण है, और पार्थिव द्रव्य का न गर्म है न ठंडा है, तो अग्नि से ये आ गया, ये कैसे कहेंगे? यदि अग्नि का स्पर्श गुण पृथ्वी में आ गया तो अग्नि का गुण कौन सा है? उष्ण स्पर्श है, तो उष्ण स्पर्श मिलना चाहिए, या तो उष्ण स्पर्श तो है नहीं, पार्थिव द्रव्य में साधारण स्पर्श है, न ठंडी है न गर्मी है, तो ऐसा स्पर्श अग्नि से आ गया नहीं कह सकते। अग्नि में गर्मी है तो गर्मी यदि आ जाए तब आप कह सकते थे स्पर्श गुण अग्नि से आया है, यह तो ऐसे है नहीं। अब पंक्ति देखो, पार्थिव अनुष्ण अशीत स्पर्श, पार्थिव द्रव्य में न गर्मी है न शीतलता है, स्पर्श ऐसे स्पर्श गुण है, उष्ण तेजसा प्रत्यक्ष, और अग्नि का जो गुण है वो उष्ण स्पर्श है, ये प्रत्यक्ष है। न च एतद् एक गुणानाम अनुष्ण शीत स्पर्शेन वायुना संसर्गेण उपपद्यते। कहते और एक बात कहते एतद् एक गुणानाम, एक गुण वाले, एक गुण वालों का, एक गुण वाले जितने भी आग्नेय पदार्थ है उनमें केवल गर्म स्पर्श है, तो उनका अनुष्ण शीत स्पर्श है न वायु न, जो वायु है, वायु में न गर्म है न शीतल है, तो वायु तो अनुष्ण शीत स्पर्श है, तो उस वायु के साथ संसर्ग वायु न न संसर्गेण उपपद्यते, संसर्ग से उसमें उत्पन्न नहीं होता। तो अग्नि का गुण हो गया गर्म, और वायु का जो गुण है न वो गर्म है न ठंडा है, जल के साथ हो तो शीतल होता है और अग्नि के साथ हो तो गर्म होता है। अपने आप में वायु में कोई शीतलता नहीं है, उष्णता भी नहीं है, ये बात समझ में आई। तो सिद्धांति पूर्व पक्षी को कह रहा है अनेक एक गुणानाम, एक गुण वाले, अनुष्ण शीत स्पर्श है न वायु, वायु जो अनुष्ण शीत स्पर्श वाले है उसके साथ संसर्गेण न उपपद्यते, संसर्ग से ये गुण आ गया, ऐसे नहीं कह सकते। वायु का गुण क्या है? स्पर्श, और अग्नि का गुण में स्पर्श। वायु अग्नि में स्पर्श होता है, ये प्रत्यक्ष है, पूर्व पक्षी नहीं मानता, पूर्व पक्षी तो रूप गुण को मानता है अग्नि का, लेकिन वायु का साधारण स्पर्श है, शीतल भी नहीं गर्म भी नहीं, और वायु के साथ जोड़कर अग्नि में गर्म स्पर्श आ गया, ये कहां से आएगा? गर्मी कहां से आएगी? वायु में तो गर्म स्पर्श है नहीं, वायु तो साधारण स्पर्श वाला है, तो वायु के साथ संसर्ग होने से अग्नि में स्पर्श गुण आ गया और वो स्पर्श गुण गर्म हो गया, ऐसे आप नहीं कह सकते। समझ में आया ना? चलो कल बताओ। चलो पहला परिच्छेद पूरा हो गया, दूसरा परिच्छेद देखिए। अथवा दूसरी बात कह रहे पार्थिवाप्यो द्रव्यो व्यवस्थित गुणयो प्रत्यक्षत्वा। दूसरी बात कह रहे पार्थिव और जलीय इन दोनों द्रव्यों का व्यवस्थित गुणयो, जिनके गुण व्यवस्थित है, ऐसे व्यवस्थित गुण वाले पार्थिव जलीय द्रव्य का प्रत्यक्ष होने से संसर्ग वाली बात ठीक नहीं है। संसर्ग से गुण आए ऐसे नहीं कह सकते। कैसे व्यवस्थित है? कहते पृथ्वी में कुछ निश्चित गुण है, जल में कुछ निश्चित गुण है, ये व्यवस्थित है, तो इनका व्यवस्थित प्रत्यक्ष हो रहा है, तो इसलिए आप संसर्ग से नहीं मान सकते। चतुर्गुणम पार्थिवम द्रव्यम, पार्थिव द्रव्य में 4 गुण हमको व्यवस्थित मिलते हैं। आप लड्डू खाते हैं, हलवा खाते हैं, खीर पूड़ी कुछ भी खाते हैं, 4 गुण मिलते हैं। कौन से? गंध भी है, रस भी है, रूप भी है, स्पर्श भी है, 4 गुण उसमें मिलते हैं। कहते पार्थिव द्रव्य 4 गुण वाला है। त्रिगुणम आपकम प्रत्यक्षम, और जल और जलीय द्रव्य में 3 गुण मिलते हैं। कौन से 3 गुण? रस होता है, स्पर्श भी होता है और रूप भी होता है। रूप, रस, स्पर्श तीनों मिलते हैं उसमें।
त्रिगुणम आत्म प्रत्यक्षम, ये सीधा सीधा प्रत्यक्ष मिलता ही है। तेन तत्कारणम अनुमीयते तथा भूतम इति, उससे उनका कारण भी वैसे अनुमान किया जाता है। लड्डू आपने खाए, लड्डू खाते खाते आपको कहीं चरपरा लगा, तीखा तीखा लगा, तो आप क्या सोचेंगे, इसमें काली मिर्च डला हुआ है। प्राय करके सर्दियों में जो पौष्टिक भोजन बनाते हैं, लड्डू हो गया, गोंद के लड्डू हो गया, कुछ भी बनाते हैं, उसमें सौंठ, काली मिर्च, पिपली डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? दीपन पाचन करते हैं। दीपन का अर्थ अग्नि को ये प्रदीप्त करते हैं, और पाचन का अर्थ खाने के बाद पचाने में सहायक होते हैं। हमारी अग्नि को बढ़ाने में और भोजन को पचाने में ये सहायक होते हैं। इसलिए विशेष करके जितने भी पौष्टिक चीज बनाई जाती है उसमें ये थोड़ा थोड़ा डाल ही देते हैं, ताकि दीपन पाचन ठीक हो। केवल मीठा मीठा हो जाए तो कफ होगा, पाचन ठीक नहीं होगा, इसलिए ये सब डालते हैं। कहते पार्थिवाप्यो हो द्रव्य हो व्यवस्थित गुण हो प्रत्यक्षत्वात्, ये हो गया था। चतुर्गुणम पार्थिवम द्रव्यम, पृथ्वी द्रव्य में 4 गुण है। त्रिगुणम आप्यम प्रत्यक्षम तेन तत्कारण अनुमीयते, इसके आधार पर मैंने बोला था कि उनके कारण को अनुमान किया जाता है। लड्डू खा रहे, मीठा मीठा लग रहा है, फिर भी आपको बीच में थोड़ा चरपरा लगा, तो चरपरा लगा तो आप सोचेंगे कुछ डाला हुआ है क्या, या तो सौंठ, या तो काली मिर्च, या तो पिपली डाला हुआ है, तब जाकर आपको चरपरा लगता है। कहते उनके कारण का भी तथाभूत अनुमान थे। जैसे हमको रस अनुभव होता है उस प्रकार कारण हम अनुमान करते हैं। तस्य कार्यम लिंगम, कार्यम तस्य लिंगम, कार्यम को पहले ले जाओ। कार्य द्रव्य जो है कारण द्रव्य का लिंग है, चिन्ह है। खाने से चरपरा लगता है तो ये कारण द्रव्य का चिन्ह है। चरपरा लग रहा है मतलब काली मिर्ची डला हुआ है, कि काली मिर्ची को पता चलाने में वो चिन्ह है, पहचान है। कार्यम तस्य, तस्य का अर्थ कारण द्रव्य से, जो कारण द्रव्य है, परमाणु है, उनका ये पहचान है। आए कहते हैं कारण अभावात ही कार्य अभाव, वैशेषिक का सूत्र है। कारण के अभाव होने से कार्य का अभाव होता ही है। काली मिर्च नहीं डाला, सौंठ भी नहीं डाला, पिपली भी नहीं डाला, कोई भी तीखा पदार्थ नहीं डाला, तो चरपरा तो लगेगा ही नहीं। चरपरा लग रहा है मतलब कुछ डाला हुआ है, नहीं डालते तो लगेगा नहीं। लोग डालते हैं और खाने में चरपरा लगता है तो हम कहते हैं आपने इसमें मिर्च डाल रखा है। कहते नहीं मिर्च नहीं डाला। मैंने कहा मिर्च नहीं डाला, चरपरा कैसे लग रहा है? कहा थोड़ा सा डाला है। उनके लिए जो थोड़ा होता है ना, वो हमारे लिए भारी पड़ जाता है। फिर बाद में कहते हैं थोड़ा सा डाला है, बिना कारण के तो कार्य नहीं होगा, इसीलिए कह रखा है। अब डाले नहीं तो चरपरा कैसे लगेगा? किसी के भी घर में जाता है पहले ही मैं बता दो, प्याज लहसुन मिर्च बिल्कुल नहीं डालना है, तब खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। आगे देखिए, एवं तेजस वायव्यो द्रव्यो प्रत्यक्षत्वात् गुण व्यवस्थाया तत्कारणे द्रव्ये व्यवस्था अनुमानम इति। एवं इसी प्रकार से तेजस द्रव्य और वायव्य द्रव्य, इन दोनों का, आग्नेय पदार्थ और वायव्य पदार्थ, इन दोनों द्रव्यों का प्रत्यक्ष होने से गुण व्यवस्थाया तत्कारण द्रव्ये व्यवस्था अनुमानम इति। पहले इस परिच्छेद में आरंभ में पार्थिव और जलीय द्रव्य दिया था। जैसे पार्थिव और जलीय द्रव्य में 4 गुण 3 गुण है, ऐसे तेजस में 2 गुण है, अग्नि में 2 गुण है, रूप और स्पर्श, और वायु में 1 गुण है स्पर्श। इन दोनों द्रव्यों का प्रत्यक्ष होता है, अर्थात स्पर्श होता है। स्पर्श होने से गुण व्यवस्थाया, गुण व्यवस्था, जो गुणों की व्यवस्था देखी जाती है। अग्नि में हमको 2 गुण क्यों प्राप्त हो रहे? स्पर्श भी है, रूप भी है। और वायु में केवल स्पर्श हो रहा, क्यों ऐसे हो रहा? तत्कारण द्रव्य व्यवस्था अनुमानम इति। कारण द्रव्य में, उनके परमाणु में ही ऐसी व्यवस्था है। एक दूसरे में घुस गए ये बात नहीं है, संसर्ग से आ गया ये बात में नहीं है। तो क्या है?
उनके परमाणु में ही ये गुण ऐसे व्यवस्थित रूप में विद्यमान है। दूसरा परिच्छेद हो गया। तीसरा परिच्छेद देखिए, दृष्टश्च विवेकः पार्थिवाप्यः प्रत्यक्षत्वात्। विवेक क्या होता है? विवेक समझ। मुझे ही सुनाई नहीं दे रहा है। पृथक पृथक जान, विवेक का अर्थ है भेद। जड़ चेतन को पृथक देखने को विवेक कहते। और भी किसी को देख सकते हैं, किसी भी दो पदार्थों को अलग अलग देखना, इसका विवेक। और जो अलग अलग नहीं देखता अविवेक है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है? जो अलग अलग देखता है वो विवेकी है। जो नहीं देख पाता है, अधर्म को भी धर्म मानता है, धर्म को भी अधर्म मानता है, अविवेकी। वैसे कहते विवेक। यहाँ उस विवेक की चर्चा नहीं है। कहते दृष्टश्च विवेक, विवेकार्थम भेद, पृथकता। किनकी पृथकता? कहते हैं पार्थिवाप्य हो, पार्थिव और जलीय पदार्थों का भेद हमको प्रत्यक्ष होता है। विवेक प्रत्यक्ष, पार्थिवाप्य हो प्रत्यक्षत्वात्, पार्थिव और जलीय द्रव्यों का भेद प्रत्यक्ष होने से। पार्थिवम द्रव्यम अपादिभिः वियुक्तम प्रत्यक्षता गृह्यते। अपादिभिः, अपादिभिः, अप का अर्थ जल। कहते पार्थिव द्रव्य ऐसे मिलता है, शुद्ध पार्थिव द्रव्य है, उसमें जल बिल्कुल नहीं है। चने को आपने भून दिया, अब चने में कोई पानी तो है नहीं, बिल्कुल सूखा हो गया, तो उसमें रस है या नहीं है? चने को खाएंगे तब भी रस आता है। कहते जल के न होने पर भी शुद्ध पार्थिव द्रव्य में रस मिलता है। ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स अंतर क्या है? फ्रूट्स जो होते हैं गीले होते हैं, हरे भरे होते हैं, और ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं? सूखे होते हैं। सूखा कर क्यों खाते हैं? हरा भरा ही खाओ। ये तो मजाक है। क्या? हाँ वही तो मैं कह रहा, सूखे क्यों खाते हैं आप? परमात्मा ने बनाया उसको सीधा वैसे ही खाओ। तो कहते पार्थिवम द्रव्यम अपादिभिः वियुक्तम, जल आदि से रहित होकर भी पार्थिव द्रव्य मिलते हैं। एक तो जल से युक्त होकर, दाल आप खा रहे, दाल में तो जल है, जलीय भाग है। चने खा रहे, सूखे से भुने हुए चने, उसमें तो जल है नहीं। कहते अपादि जल आदि से रहित होकर भी पार्थिव द्रव्य प्रत्यक्ष गृहीत होते हैं, मिलते हैं। सूखी मिट्टी है, पत्थर है, लोहा है, इन सब में जल नहीं है, बिना जल के भी मिलते हैं। आपन च पराभ्याम, और जलीय द्रव्य जो है दूसरे दो से रहित होकर भी मिलते हैं। जल को बिना गर्म किए प्राप्त होता है। गर्मी तो वो अग्नि का गुण मानेंगे, तो अग्नि के बिना भी सादा जल भी मिलता है, तो सादा जल मिलता है। और वायु के बिना भी जल मिलता है, तो वाप्यम च पराभ्याम, जल उन दोनों से रहित होकर भी प्राप्त होता है। तेजसम च वायुना, और तेजस जो है बिना वायु के शुद्ध अग्नि भी प्राप्त होती है। न च एक एक गुणम गृह्यते इति, लेकिन ऐसे शुद्ध द्रव्य में भी एक एक गुण ग्रहित नहीं होता। शुद्ध पार्थिव द्रव्य है तो उसमें केवल गंध गुण होता है, ऐसे नहीं। भुने हुए चने में आपको रूप भी दिखता है, रस भी है, स्पर्श भी है, गंध तो है ही। कहते यदि शुद्ध पार्थिव द्रव्य में केवल एक गुण मिलता है तब आप कह सकते हैं संसर्ग से आ गया। तो संसर्ग से आया ये बात ठीक नहीं है। न च एक एक गुणम गृह्यते, एक एक गुण गृहित नहीं होते। पार्थिव द्रव्य में तो 4 गुण मिलते हैं, जलीय में 3 मिलते हैं, आग्नेय में 2 मिलते हैं, वायु में 1 गुण मिलते हैं। निर्नुमानम तो विष्टम ही अपरम परेण, और जो पूर्व पक्षी आपने ये कहा था अपरम परेण विष्टम, अपर पर के द्वारा प्रवेश है, व्याप्त है, पर वाला पहले वाले में घुसा हुआ है, व्यापक हो चुका है। ये जो बात आपने कही थी
इति एतद इति न अत्र लिंगम अनुमापकम, ये कोई प्रमाण तो है नहीं, खाली आपने कह दिया कि एक भूत दूसरे भूत में घुसा हुआ है, पहले वाले भूत में बाद वाले भूत घुसे हुए हैं, ऐसे आपने कह दिया। इसको अनुमापन करने वाला कोई लिंग, कोई प्रमाण, कोई चिन्ह कुछ उपलब्ध नहीं है। ये न एतद एवं प्रतिपद्येमहि, यदि कोई लिंग होता तब हम मान लेते हैं कि एक भूत दूसरे भूत में प्रविष्ट है। यदि एक भूत दूसरे भूत में प्रविष्ट होने का कोई लिंग मिल जाए, प्रमाण मिल जाए, चिन्ह मिल जाए, तब ऐसे मान सकते थे। ऐसा तो कुछ मिल नहीं रहा, इसलिए हम ऐसे नहीं मानते। यच्च उत्तम, देखो एक एक बात की उत्तर देते, कोई छोड़ते नहीं। जितनी बातें पूर्व पक्षी ने कहा था सबका उत्तर दे रहे। यच्च उत्तम, और पूर्व पक्षी आपने जो ये कहा था, विष्णम ही अपरम परेण भूत सृष्टो वेदितव्यम न संप्रतम, तो सृष्टि के आरंभ में एक भूत में दूसरा भूत घुस गया था, ये बात जो आपने कही थी, वर्तमान नहीं घुस रहे, सृष्टि बनते समय ही एक भूत के अंदर दूसरा भूत प्रविष्ट हो गया था, ये जो बात आपने कही थी। कहते नियम कारण अवत अयुक्तम, उसमें कोई नियम बताओ। सृष्टि के आरंभ में एक भूत के अंदर दूसरा भूत घुस गया, अभी नहीं घुस पा रहा है, कारण बता। तो कारण अभावत अयुक्तम, आपके पक्ष में नियम करने का कारण न होने से ये बात अयुक्त है। दृष्टम च सांप्रतम अपरम परेण विष्टम इति वायुना, कहते अभी भी हम देख रहे वर्तमान एक भूत दूसरे भूत से कैसे प्रविष्ट होता है, ये हम प्रत्यक्ष देखते हैं। दृष्टम च सांप्रतम अपरम परेण विष्टम, अपर पर के द्वारा प्रविष्ट होता है, ये देखा जाता है। उदाहरण दे रहे, वायुना च विष्टम तेज इति, वायु के द्वारा तेज अग्निभूत प्रविष्ट होता है। अग्नि को जलाने के लिए वायु की आवश्यकता है, यदि वायु समाप्त हो जाए तो अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती। दीपक जलाते हैं, फिर उसको ढक देते हैं, ढकने के बाद कुछ देर बाद दीपक बुझ जाता है। क्यों? अंदर जो ऑक्सीजन है वो समाप्त हो जाता है, वायु की सहायता से हो जाता है, इसलिए छेद रख देते हैं। छेद रखने से अंदर की गर्म वायु बाहर निकल जाती है, बाहर से शुद्ध वायु अंदर प्रवेश कर जाती है, तो इसलिए दीपक जलता रहता है। कहते वायु के द्वारा अग्निभूत प्रविष्ट है, ये उदाहरण प्रत्यक्ष हमको देखा जाता है। मिष्टत्वम संयोग सद्वयो समान, संयोग तो दोनों का बराबर बराबर है, एक दूसरे के साथ परस्पर समान रूप से मिष्टत्व में प्रविष्टत्व है। वायुना च मिष्टत्वात् स्पर्शवत् तेजो न तो तेजसा मिष्टत्वात् रूपवान वायु रीति। कहते यदि आप कहोगे कि एक दूसरे के अंदर सृष्टि का आरंभ में प्रविष्ट हो गया था, उस पक्ष में ये आएगा वायुना मिष्टत्वात्, वायु के प्रवेश होने से स्पर्शवत् तेजो, तेज मतलब अग्नि, अग्नि में तो स्पर्श गुण आ गया, क्योंकि वायु प्रविष्ट है, तो वायु का स्पर्श गुण अग्नि में भी प्राप्त हो गया। न तो तेज सा मिष्टत्वात् रूपवान वायु, और तेज के प्रविष्ट होने से वायु रूपवान नहीं हुआ। हवा है ना, हवा वायु, उसके अंदर अग्नि तत्व भी है ना, हम आग जलाते हैं तो प्रविष्ट हो जाता है अग्नि तत्व, तो अग्नि तत्व प्रविष्ट हो जाने से वायु में रूप गुण क्यों नहीं आया? यानी प्रविष्ट होने से दूसरे का गुण आ जाता है, तो हवा के अंदर वायुमंडल के अंदर अग्नि जब प्रज्वलित है तो अग्नि का रूप गुण वायुमंडल में आना चाहिए, नहीं आ रहा, इसका मतलब प्रविष्ट के कारण गुण प्राप्त नहीं होते। दृष्टम च तेजसेन स्पर्शेन वायव्यस्य स्पर्शस्य अभिभवात् अग्रहणम इति। दृष्टम च, और ये दिखाई जाता है क्या? तेजसेन स्पर्शेन, तेजसेन स्पर्शेन आग के संबंध से जब स्पर्श होता है, अग्नि स्पर्श से वायव्यस्य सर्वस्य स्पर्शस्य अभिवाद ग्रहणम है। वायु का स्पर्श कैसा है? न गर्म है न शीतल है,
सामान्य स्पर्श होता है वायु का। और जैसे ही हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, अग्नि का स्पर्श गुण वायु के स्पर्श गुण को दबा देता है। पूर्व पक्षी क्या कह रहा था? स्पर्श गुण किसका है? वायु का, केवल वायु का, अग्नि में नहीं है। तो कहते देखो अग्नि का स्पर्श गुण वायु के स्पर्श गुण को दबा देता है, तो वायु का स्पर्श गुण अग्नि का नहीं है, ये जो कह रहे थे तो खंडन हो रहा है। यदि वायु का ही स्पर्श गुण होता तो अग्नि में जो स्पर्श गुण है वो वायु के स्पर्श गुण को दबाना नहीं चाहिए। पंक्ति देखो, दृष्टम च देखा जाता है, तेजसेन स्पर्शेन अग्नि के स्पर्श गुण के द्वारा वायव्य से स्पर्शस्य वायु का जो साधारण स्पर्श गुण है अग्नि के गर्म स्पर्श के द्वारा अभिमान अभिमान हो जाता है, दब जाता है। ये ग्रहणम, ऐसे हमको ज्ञान होता है अग्नि के द्वारा वायु का सामान्य स्पर्श दब जाता है। न च तेनैव तस्य अभिभव, यदि वायु का ही स्पर्श गुण होता और किसी का स्पर्श गुण नहीं होता तो वायु के स्पर्श गुण को वायु का स्पर्श गुण कभी भी नहीं दबेगा। अपने आप को कोई मारता है क्या? कोई नहीं मारता। जो शरीर हत्या करते हैं उनको छोड़ दो, सामान्य नियम तो यही है, कोई भी व्यक्ति अपने आप को मारना नहीं चाहता। तो कहते हैं वायु का ही स्पर्श गुण है और किसी का नहीं, तो वायु का स्पर्श गुण दूसरे स्पर्श के द्वारा दबना नहीं चाहिए। अग्नि के स्पर्श के द्वारा वायु का स्पर्श दब जाता है, इसका मतलब स्पर्श गुण केवल वायु का नहीं है, अन्यों का भी है। ये बात सिद्ध हो। चलो आज ये रखते, आगे कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। सभी को सभी